वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें हमने अभी तक यूनिट थर्ड तक पढ़ाई कर ली। यूनिट थर्ड का हमें एक्चुअल में 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें हमने थोड़ा जानकारी ले ली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जे क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, बल आघूर्ण क्या है, इनके मध्य संबंध क्या है, ये सब हमने ज्ञात कर लिया था। साथ ही हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने जड़त्वीय गुणांक या जड़त्वीय नियतांक के बारे में पढ़ा था। अब जड़त्वीय नियतांक हमने जो निकाले थे वो किसी भी बॉडी के लिए जो जड़त्व आघूर्ण के कुछ नियतांक है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके आधार पर हमने एक रिलेशन निकाल ली थी जो कि जे एक्स जे वाई और जे जेड के रूप में हमने ज्ञात करा था। ये डेरिवेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और हमने ये 9th इक्वेशन जो है, ये 3 इक्वेशन डिराइव कर ली थी। और हमने कहा था ये जो आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड और ये आई के जितने भी हैं, ये सभी हमारे 9 जो है वो इनर्शियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, जड़त्वीय नियतांक कहलाते हैं। और इनको हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लिया था। साथ ही हमने प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और हमने ये देखा था कि हर परिस्थिति में जे और ओमेगा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब वो दोनों पैरेलल होते हैं तो हमारे जो ये 9 जो इनर्शियल कोफिशिएंट्स हैं उनमें से ये आई एक्स वाई आई वाई जेड ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ये 0 हो जाते हैं और उस परिस्थिति में केवल 3 ही हमारे इनर्शियल कोफिशिएंट्स रहते हैं। यहाँ तक हमने सारा अध्ययन कर लिया था। अब आज हम करेंगे इसी के कंटिन्यूएशन में जड़त्वीय नियतांक में कि अगर जे ओमेगा के पैरेलल नहीं होता तो क्या होता है। तो जब जे ओमेगा के पैरेलल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे को जे और ओमेगा के बीच में एक सिंपल रिलेशन जो है वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जे इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमने निकाली हुई है। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड ओमेगा। मतलब जे का जो परिमाण है वो आई और ओमेगा के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमने ये जो केस है जे ओमेगा जे इज नॉट पैरेलल टू ओमेगा, यानी जे ओमेगा के समानांतर नहीं है, ये स्थिति कब आ सकती है? जब ये आ सकती है जब कोई वस्तु असममित है, यानी सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसे में जब कोई बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होती तो उसमें सिमेट्री एक्सिस भी नहीं होती, और जब सिमेट्री एक्सिस नहीं होंगी तो उसके जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यानी आई एक्स वाई आई वाई एक्स इनका मान 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उसके अंदर हमारा उन जड़त्वीय नियतांकों का मान भी 0 नहीं होगा। उन सभी को अप्लाई करके ही हम कोणीय संवेग अलग अलग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे को कोई स्पेशली किसी एक डायरेक्शन में निकालना है तो हम उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने 3 जो अक्ष हैं एक्स वाई जेड, उसके हम क्या कर लेते हैं कि घूर्णन अक्ष भी हमारे इन्हीं एक्सिस के अलोंग है, ये हमने मान लिया। और हम जो नॉन सिमेट्रिकल जो बॉडी है उसको हम केवल एक्स एक्सिस में घुमा रहे हैं, ठीक है, उसी में रोटेट कर रहे हैं। तो y और z में देयर इज नो रोटेशन। ऐसी स्थिति में ओमेगा जो होगा वो केवल ओमेगा एक्स आई के बराबर होगा, उसमें ओमेगा y और ओमेगा z को हम 0 मान सकते हैं।
तो हम ऐसी स्थिति में जो हमारे पहले जो हमने Jx, Jy और Jz निकाले थे वो इन समीकरणों से ज्ञात किए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि पहले Jx वाली टर्म में लास्ट की दो टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, Jy के अंदर हमारी ये वाली ओमेगा एक्स वाली टर्म रह जाएगी, केवल तीनों में ओमेगा एक्स वाली टर्म रह जाएगी, बाकी दो टर्म जीरो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि Jx हो जाएगा Ixx ओमेगा एक्स के बराबर, Jy हो जाएगा इसके बराबर और Jz हो जाएगा इसके बराबर, यानी तीनों ही Jx, Jy, Jz नॉन जीरो हो गए। नॉन जीरो है इसका मतलब जो टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग है वो J बराबर Jxi, Jz, Jy और Jz के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा तो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग था, लेकिन J जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो एक्स, वाई और Z तीनों डायरेक्शन में कहीं लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, J और ओमेगा एक दूसरे के समानांतर इस परिस्थिति में नहीं होंगे, दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर इन दिस केस। इसी प्रकार से अगर हम किसी बॉडी को y डायरेक्शन में करें तो y के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, z डायरेक्शन में करेंगे तो z के आ जाएंगे। तीनों ही केसेस में J और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। तो ये हमारा नॉन पैरेलल का केस है। हाँ, हमने इससे पहले जब इनर्शियल कोएफिशिएंट्स की बात करी थी तो हमने मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा था, तो उनको हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि जो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या जड़त्व आघूर्ण है, एक द्वितीय कोटि का टेंसर से परिभाषित होता है और उसमें 9 घटक होते हैं, सिमेट्रिकल होता है। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी ऊपर डिराइव कर चुके हैं, एक बार एक साथ हम इनको लिख रहे हैं। तो Jx आपने ये 3 इक्वेशन से निकाल लिया था और जहाँ पर हमने Ixy, Iyx के बराबर ये पुट कर दिया था। साथ ही साथ अगर हम J के साथ साथ अगर हम घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालना चाहे तो वो कैसे निकलेगी, E जो है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। तो I के हमारे 9 घटक हैं, तो उन 9 घटकों को अप्लाई करते हुए आप E का मान ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये E का मान हम आगे भी एक बार निकालेंगे, यहाँ हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो हमारे इसके अंदर अगर कोई ऐसा सिमेट्रिकल कोई एक ऐसा निर्देश तंत्र लिया जाए जिसके अंदर हमारे ये वाले जो घटक है Ixy, Iyz ये वाले घटक ज़ीरो हों, तो ऐसी स्थिति में जो निर्देश तंत्र की जो एक्सीज है, जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, उसके जो एक्सिस हैं वो ही हमारे प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं। और उन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो इनर्शियल कोएफिशिएंट या जड़त्वीय गुणांक होते हैं उनको हम Ixx, Iyy और Iz से ही निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में Jx, Jy, Jz केवल इतने से रह जाएंगे घटके, है ना। और ऐसे ही एनर्जी जो है वो हमारी बाकी कंपोनेंट्स जीरो हो जाने के कारण केवल इतनी ही रह जाएगी, जहाँ पर हम ओमेगा का मान इन उपरोक्त समीकरणों के आधार पर J के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज़ है कि ऐसी स्थिति में अगर J और ओमेगा को हम देखें तो वो हमेशा एक ही दिशा में होंगे, they will be always parallel to each other। जैसे हम कोई डिस्क की बात करें तो डिस्क के अंदर से गुजरने वाली जो एक्सिस है उसको अगर हम Z लें और डिस्क के जो प्लेन है उसके अंदर जो एक्सिस लाई कर रहे हैं उनको अगर हम एक्स वाई ले लें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम जब भी अगर हम दोनों तरफ से पूरी जो डिस्क है उसके दोनों तरफ से कहीं से भी अगर हम वो अज्यूम करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे ये आपका एक्सिस इसमें से गुजर रहा है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो उसके लिए एक कपल यहाँ पर होगा जिसके डायमेंशंस जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो एक तरफ के एक्स वाई 0 हो गया, दूसरी तरफ के -xy 0 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक सिमेट्री बनी रहेगी और
हम जो ये कह रहे हैं कि ये आई एक्स वाई आई वाई एक्स और इन सब के मान 0 हो सकते हैं। तो ये डिस्क जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमारा सिमेट्रिकल है और इसके अंदर जो एक्सिस हैं वो हमारे केवल प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं और ऐसी स्थिति में जे और ओमेगा एक दूसरे के हमेशा समानांतर होते हैं। अब हम जो मैंने कहा था कि हम पहले काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ रोटेशन जो घूर्णी गतिज ऊर्जा है उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब हम उसको जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसको हम एक बार हल्का सा डिराइव कर लेंगे बहुत ही सिंपल टेक्निक से, जो हमने सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक बॉडी ले ली, तो बॉडी के अंदर अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो बॉडी के अंदर जितने भी कण मौजूद हैं वो सभी एक समान कोणीय वेग से तो गति करेंगे, लेकिन उनके गति करने की जो त्रिज्या है, जो सर्कल जो वो बनाएंगे, वो सर्कल जो है वो हमेशा अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब हमने ये मान लिया कि कोई एक सेंटर ऑफ मास में से कोई एक रोटेशनल एक्सिस हमारी निकल रही है और मूल बिंदु हमने सेंटर ऑफ मास पे ले लिया और किसी क्षण जो है ith पार्टिकल को हम अज्यूम कर रहे हैं जिसकी पोजीशन वेक्टर तो RI है और उसके जो लीनियर वेलोसिटी है, रैखिक वेग है, वो VI है। ऐसे स्थिति में बाय फॉर्मूला हमें पता है VI बराबर ओमेगा क्रॉस RI होता है। अगर इस आधार पर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो हमारा क्या होएगा, ये होती है हाफ MI VI स्क्वायर। तो VI का मान हम रख देते हैं, तो ये ओमेगा क्रॉस RI का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम संपूर्ण गतिज ऊर्जा उस पिंड की निकालना चाहते हैं तो हम इसी चीज़ को समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन MI VI का स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे जो होता है हमारे को मालूम है वेक्टर अलजेब्रा से कि ये होता है A डॉट B क्रॉस A क्रॉस B के बराबर। तो हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ओमेगा क्रॉस RI का होल स्क्वायर ओमेगा क्रॉस RI डॉट ओमेगा क्रॉस RI लिख सकते हैं और फिर इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं उसके ओमेगा डॉट RI क्रॉस ओमेगा क्रॉस RI। अब हमें पता है ओमेगा क्रॉस RI जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, VI के बराबर। तो यहाँ हम VI लिख देते हैं। अब RI क्रॉस VI इस फॉर्म में हमारे पास आ गया, इस वैल्यू को हम EI के अंदर रख देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, MI को मैं अंदर लेकर आ गई, तो क्या हो जाएगा हमारा समीशन ओमेगा डॉट RI क्रॉस MI VI। MI VI मैंने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो इसको मैंने PI लिख दिया। तो RI क्रॉस PI है ना। अच्छा, अब RI क्रॉस PI, अब RI क्रॉस PI क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग होता है, तो इसको हम JI लिख देते हैं। तो अब फाइनली आपकी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ गई, हाफ समीशन ओमेगा डॉट JI है ना। अगर हम सारे ओमेगा तो सब में सेम ही रहेगा, अगर हम समीशन जो है उसको, जो समीशन JI है उसको हम J लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ समीशन ओमेगा डॉट J आ गया। या हम इसको टेंसर नोटेशंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हाफ समीशन म्यू ओमेगा म्यू J म्यू। ठीक है, इसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा दी। या हम इसको J को भी हम अगर I ओमेगा के फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू न्यू I म्यू न्यू ओमेगा न्यू, जहाँ पर ये जो है I म्यू न्यू ओमेगा न्यू ये हमारा क्या हो गया, J के इनर्शियल कोएफिशिएंट के टर्म्स में हमने J को लिख लिया है। ओमेगा ये म्यू और न्यू का जो मान है वो XYZ हो सकता है। ठीक है, तो हम XYZ हो सकता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इस दोनों को x मान ले तो IXX ओमेगा x स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर IY ये 3 हो जाएंगे, फिर IXY ओमेगा XY। हर बार म्यू और न्यू इन दोनों के मान x और y के रूप में लिख के हम एनर्जी की ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला वैसा वही फॉर्मूला है
जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला है, यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ हमने इसको ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है और एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ऐसी स्थिति में ओमेगा जो है वो ओमेगा एक्स आई के बराबर ही होगा, जिसमें ओमेगा वाई 0 होगा, ओमेगा जेड भी 0 होगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आई एक्स वाई और आई वाई जेड भी 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। अब ये ओमेगा एक्स वाई, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, वाई आ रहा है, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो केवल हमारे पास ऐसी स्थिति में क्या रह गया, हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसी समीकरण को अगर हम म्यू न्यू को ड्रॉप करें तो एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट जे, और जे को हम आई ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इसके वेक्टर नोटेशन को ड्रॉप कर दे तो केवल सिंपल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसके अंदर सिमेट्रिकल बॉडी लेंगे तो हमें मालूम है आई एक्स वाई आई वाई जेड और ये सारे 0 हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम एनर्जी का किसी तीनों एक्सिस के अबाउट अगर वो घूम रही है, ऐसी स्थिति में हम आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड को अगर हम आई एक्स आई वाई और आई जेड के फॉर्म में लिखें तो हम ओमेगा डॉट जे को फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, बाकी सारे चीज़ें 0 हो जाएंगी, आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, है ना। ये मैंने कैसे लिखे, ये ऊपर वाली जो समीकरण है, ये वाली, ये जो समीकरण है इसके अंदर में ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाली हमारी सिमेट्रिकल बॉडी के कारण ये वाले इनर्शियल कोफिशिएंट्स 0 हैं, तो केवल फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स ही रह गए। तो ऐसे हमने एनर्जी को निकाल लिया। तो इसको अगर हम चाहें तो आई एक्स आई वाई आई जेड, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई जैसे स्फेरिकल बॉडी ले रखा है तो उसमें तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया समान ही होता है, तो हम उसको आई लिख लें, और जो बाकी हमारे 0 होंगे, सिमेट्रिकल बॉडी है। तो ऐसी स्थिति में हम ई को हाफ आई लिखकर ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये चीज़ क्या हो गई है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये ओमेगा का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र इस रूप में भी, इनर्शियल कोफिशिएंट्स के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक इक्वेशंस हैं जिनको हम कहते हैं आइलर्स इक्वेशन। ये हिंदी में यूलर इक्वेशन लिखा है, वैसे ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन आइलर इक्वेशंस ही होता है। अब ये आइलर्स इक्वेशंस क्या है, बेसिकली आइलर इक्वेशंस जो है वो हमारी किसी रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, मतलब रोटेशनल जो है घूमने गति है उसके अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे हम कहते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी F इज इक्वल्स टू m इंटू ए है ना, उसी प्रकार से हम रोटेशनल मोशन के अंदर भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्शियल कोफिशिएंट, मतलब जड़त्वीय नियतांकों के रूप में हम कुछ इक्वेशंस लिखते हैं जो स्पेशली किसी रोटेशन के अंदर किसी बॉडी की मूवमेंट को या गति को समझाने में सहायक होती है। तो वैसे हमने गति में घूर्णन करती हुई किसी पिंड की गति का समीकरण हमने पहले निकाल रखा है, जो क्या होता है dj बाई dt बराबर 2, है ना। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ये लागू होता है, वैलिड होता है। लेकिन जब कोई घूर्णन करती हुई पिंड में स्थिर निर्देशांक अक्षों के लिए, जो कि एक अजड़त्वीय तंत्र है, उसमें इनर्शियल कोफिशिएंट्स लगा के आई म्यू न्यू को हम परिभाषित कर सकते हैं।
अब हमारे को ये देखना है, ये जो आइलर इक्वेशंस हैं ये बेसिकली हमारे को क्या समझाती हैं कि आपके पास अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रखी है, लेकिन अगर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यही रहेगी या कुछ और बदल जाएगी, ये हम देख सकते हैं। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक इक्वेशन वही यूज करेंगे जो हमने चैप्टर 1 में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ते वक्त हमने फॉर्मूला यूज किया था। वो क्या था, वो फॉर्मूला था ये d/dt, ये एक वो है संकारक है, ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर हमने वहाँ पर डेरिवेशन करते वक्त यूज किया था, पहले हमने इसको बनाया था और फिर हमने इसको यूज किया था। तो उसमें हमने क्या करा था, दो संकारक में दो पार्ट्स थे, एक तरफ इनर्शियल पार्ट था और एक तरफ नॉन इनर्शियल था। अब क्योंकि हमें पता है घूर्णी गति जो है वो नॉन इनर्शियल या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के आधार पर का एग्जाम्पल है, तो हम उसको नॉन इनर्शियल की जगह रोटेशनल लिख सकते हैं। तो उस संकारक को आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं, ये वो संकारक है। अब इस संकारक में हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने J लिख दिया। तो J लिखने से हमारे पास ये संकारक कुछ ऐसे आ गया, dj/dt जड़त्वीय, dj/dt घूर्णी प्लस ओमेगा क्रॉस J। अब dj/dt जड़त्वीय यानी इनर्शियल, तो ये तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये टो के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह तो टो लिख देती हूँ। dj/dt घूर्णी, इसको मैं एक बार सिंपली dj/dt ही लिख देती हूँ और प्लस ओमेगा क्रॉस J आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये एक नए रूप में आ गई। ये हमारा जो पहले जो फॉर्म था वो हमने इस एक पार्ट को नहीं पढ़ रखा था, केवल इनर्शियल फ्रेम में केवल इतना ही पार्ट था, टो बराबर dj/dt। तो ये जो है ये हमारी एक जनरल इक्वेशन हो गई किसी भी घूर्णन रोटेशनल मोशन को समझाने के लिए, किसी रिजिड बॉडी के लिए ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। और ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है जो कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल सभी बॉडीज के लिए यूज में ले सकती है। अब इसमें अनियमित पिंड के लिए किसी अक्ष को घूर्णन अक्ष लिया जा सकता है, और इसके अंदर जो सिमेट्रिकल है उसके अंदर जनरली हमारे जो सिमेट्री एक्सिस है उनको हम यूज में लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि मान लो आपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको 1 2 3 से अगर हम डिपिक्ट करते हैं और पहला जो एक्सिस है वो अगर 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर जैसे एक्स वाई जेड ना लिखे 1 2 3 लिखें तो यहाँ पर हम 1 1 1 लगा सकते हैं, है ना। ऐसे अगर हम 2 के अलोंग करना चाहेंगे तो 2 के अलोंग लगा सकते हैं। अब 1 1 के फॉर्म में लगा दिया तो हम इसको ओपन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ओमेगा क्रॉस जे को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ओमेगा 2 J3 माइनस ओमेगा 3 J2 आ जाता है। ये हमने कैसे निकाला, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को AX AY AZ BX BY BZ करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हैं ना, उससे हमने इस पार्ट को निकाल लिया। अच्छा, लेकिन हमारे को पता है J1 क्या होता है, वो तो केवल x एक्सिस या कोई 1 नंबर के एक्सिस जो है उसके अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग है केवल वो है, तो हम उसको I1 ओमेगा 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही J2 को I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही J3 को I3 ओमेगा 3 लिख सकते हैं। अगर हम इन वैल्यूज को प्लेस करें तो हमारे पास I जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है इसलिए बाहर निकल जाएगा, I1 d ओमेगा 1 dt हो जाएगा और ऐसे ही बाकी दो हो जाएंगे। अब इन दोनों टर्म्स में ओमेगा 2 ओमेगा 3 कॉमन आ रहे हैं, हमने उनको कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब ऐसे के ऐसे ही अगर मैं इसको 2 के लिए सॉल्व करूँ, 2 नंबर एक्सिस के लिए सॉल्व करूँ तो वो भी हमारा कुछ ऐसे ही फॉर्म ले लेगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड के अलोंग करूँगी तो वो ऐसा फॉर्म ले लेगा। तो ये जो 3 4 और 5 जो हैं ये तीनों ही हमारी कहलाती हैं आइलर्स इक्वेशंस।
और ये हमारी किसी भी, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसी भी रोटेशनल मोशन में सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल मतलब सममित और असममित किसी भी प्रकार की बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, ये गति को समझाने के लिए ये समीकरणें काम में ली जा सकती है। जनरल इक्वेशंस है। स्पेशल केस में अगर इनर्शियल फ्रेम है तो हम केवल टो बराबर dj/dt के फॉर्म में कर लेते हैं, और अगर हमारे को नॉन सिमेट्रिकल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अध्ययन करना है तो हम इस इक्वेशन को यूज में ले सकते हैं। तो ये हमने आयलर्स इक्वेशंस के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर कोई बॉडी वास्तव में, हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि वास्तव में कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उसके अंदर J इज नॉट पैरेलल टू ओमेगा, वो वाली जो परिस्थिति है वो कैसे आती है और उससे उसके जो उसकी गति है वो किस प्रकार प्रभावित होती है, उसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।